हाय ऑल। बहुत लोग सैप मॉड्यूल का कोर्स तो करना चाहते हैं, बट वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि उन्हें सैप का कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल उनके लिए बेस्ट है, कौन सा मॉड्यूल वो इजीली सीख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सैप के 5 मॉड्यूल्स लिख रखा है, और मैंने उसके अगेंस्ट भी लिख रखा है कि एमए मॉड्यूल फ्रेशर के लिए बेटर होता है, जिनको पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको सैप का बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। सैफ को उनके लिए होता है जो एमबीए इन फाइनेंस है, उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। सैप एचआर उनके लिए है जो एमबीए इन एचआर हैं, उनके लिए सैप एचआर समझना बहुत इजी होता है। सैप एसडी मॉड्यूल उनके लिए है जो एमबीए हैं और कहीं पे उन फ्रेशर भी हैं, वो भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। सैप पीपी मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग, ये मॉड्यूल एक्सपेंस होल्डर के लिए है, वो थोड़ा सा इजीली समझ सकते हैं। हालांकि ओवरऑल जितने मॉड्यूल हैं वो कोई फ्रेशर भी सीख सकता है, बट जो एमबीए होल्डर जहाँ पे लिखा हुआ है उनके लिए वो बेटर होता है, वो बड़े इजीली इन चीज़ों को ग्रैप्स कर सकते हैं। और आगे वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि इस सैप एमएम या किसी भी मॉड्यूल में हम उस कोर्स कंटेंट में क्या होता है, हम उस मॉड्यूल में जाकर के क्या सीखते हैं। So let us come to the SAP MM मॉड्यूल। SAP MM मॉड्यूल में हम मेटल मास्टर सीखते हैं, कौन कौन टाइप के मटेरियल होते हैं। रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, फिनिश्ड गुड भी हो सकते हैं, कंसाइनमेंट भी हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। वेंडर मास्टर में हम बहुत सारे वेंडर्स बनाते हैं, जो अलग अलग प्लांट लोकेशन पे सर्विसेज देते हैं। सर्विस मास्टर में हम सर्विसेज बनाते हैं कि किस टाइप की सर्विसेज हमें चाहिए होती है एक प्लांट के अंदर। जैसे हो सकता है प्लांट मेंटेनेंस हो सकता है प्लांट में आईटी रिलेटेड कोई सर्विसेज हो सकता है प्लांट के अंदर कोई क्लीनिंग की सर्विस हो। इन सभी को परचेज करने के लिए, या फिर वो मटेरियल हो या फिर वो सर्विस हो, उसको परचेज करने के लिए एक आरएफक्यू जनरेट होता है, और आरएफक्यू के बाद वो एक पीआर बनता है, और पीआर बनने के बाद एक पीओ जनरेट होता है। पर और इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट फ्लो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक परचेजिंग डिपार्टमेंट कुछ मटेरियल को परचेज करता है, और वो रॉ मटेरियल प्लांट के अंदर आता है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन में जाता है, फिर प्रोडक्शन के बाद वो फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाता है। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है, ये इस इन्वेंट सैप एमएम मॉड्यूल में कवर होता है। और इस जैसा कि आप देख रहे हैं परचेजिंग, अभी मैं बताया था, परचेजिंग के बाद फिर गुड्स मूवमेंट है। जब गुड परचेजिंग हो गई तो गुड अंदर प्लांट के अंदर आ गया, फिर गुड की रिसिप्ट होगी, फिर गुड इशू होगा फॉर प्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बाद जो गुड रिसीव हो गया है उसका एक इनवॉइस जनरेट होगा, और उस इनवॉइस के अगेंस्ट वेंडर को पेमेंट होगी। और इन सभी का वेयर हाउस में एक मैनेजमेंट होगा कि कितने आइटम स्टॉक में पड़े हुए हैं, कितने प्रोडक्शन में गए हैं, उसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं सैप एमएम मॉड्यूल जो है वो एक फ्रेशर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हम डे टू डे एक्टिविटी में कोई ना कोई मेटल परचेज करते ही रहते हैं। डे टू डे एक्टिविटी किसी न किसी वेंडर से हम इंटरेक्ट करते रहते हैं। वेंडर वो भी हो सकता है जो आपको कॉपी या पेन दे रहा हो, वेंडर वो भी हो सकता है जिससे आप मिठाई खरीद रहे हो। फिर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, चाहे आपकी कार बाइक की सर्विस करवा रहे हो तो आपको सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है। तो डे टू डे एक्टिविटी में हम इन चीज़ों को डील करते ही करते हैं, इसलिए किसी भी फ्रेशर के लिए सैप एमएम मॉड्यूल करना इजी होता है। लेट अस कम टू द सैप फीको। सैप फीको, जैसा कि आप दिस फ्लो डायग्राम से आप देख सकते हैं कि फाइनेंस का काम ही होता है कि कितने कैश उसके पास है, कितने फंड उसके पास है, कितने एक्सपेंसेस हैं उसके पास, कितना उसके पास सेविंग है और कितना बजट है, ये फाइनेंस का काम होता है। तो सैप फीको में हम सीखेंगे फाइनेंसेस के बारे में और उसकी कंट्रोलिंग के बारे में। यदि आपको फाइनेंस और कंट्रोलिंग में डिफरेंसेस पता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट एरिया आता है, फिर उसके बाद फिजिकल ईयर आता है, फिर उसके बाद पोस्टिंग ईयर आता है। फिजिकल ईयर जैसा कि इंडिया में है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है, कई कंट्रीज में फिजिकल ईयर डिफरेंट होता है। इन सभी को कंसल्टेंट डिफाइन करता है इस फीको में। फिर उसके बाद पोस्टिंग ईयर होता है, फिर पोस्टिंग पीरियड भी होता है। पोस्टिंग ईयर वो ईयर होता है जब कोई बंदा कोई चीज़ अपने लेजर में एंट्री कर रहा है, तो वो लेजर में एंट्री कब कर सकता है कब नहीं कर सकता, ये चीजें होती है। फिर उसके बाद फेल्ड स्टेटस ग्रुप होता है, फिर पोस्टिंग की होती है, फिर जनरल लेजर मास्टर होता है, जीएल ट्रांजैक्शन होता है। फिर टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं, हर एक आइटम पे टैक्सेस अलग अलग होते हैं, इसलिए ये टाइप ऑफ टैक्सेस हम
डिफाइन करते हैं उसमें। फिर कैश जनरल्स होता है, फिर एआर मास्टर अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, फिर एपी मास्टर अकाउंट पेबल मास्टर होता है, फिर एसेट मास्टर होता है जो कि आपकी एसेट को अरेंज करता है कि कौन सा आइटम जो है सो अब डिस्पोज ऑफ करना है, इस तरीके कीजिए। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं इसमें, जैसे जनरल लेजर हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अकाउंट पेबल हो गया, ये सारे फाइनेंस के टर्म्स हैं। सो कोई बंदा एमबीए इन फाइनेंस है तो उसके लिए ये बेटर होगा कि ही कैन गो विथ दिस सैफिको, he can learn this SAP FICO module very much easily. Let us come to the next module. ये सैप एचआर मॉड्यूल है। एचआर का काम ही होता है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, एचआर का काम ही होता है एम्प्लॉय के लिए गोल डिसाइड करना, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉय के बेनिफिट में क्या हो सकता है वो करना, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, एम्प्लॉय के स्किल इन्हेंसमेंट करना, टैलेंट एक्विजिशन करना, टैलेंट को डेवलप करना, ये एचआर का काम है। तो कोई बंदा एमबीए इन एचआर है उसके लिए सैप एचआर मॉड्यूल बहुत ही बेटर है, क्योंकि इस मॉड्यूल में ये यही सारे काम करने वाले हैं। जैसे उनके इंटरप्राइजेस के बारे में समझना है उन्हें, फिर उसके बाद एम्प्लॉय एरिया को कॉन्फ़िगर करना है उनको, फिर उसके बाद एप्लीकेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। एप्लीकेंट एडमिनिस्ट्रेशन में वो होता है कि उन कौन कौन सा जॉब ऑर्गेनाइजेशन में निकला है, कौन कौन जॉब की पोस्टिंग करनी है, उसके अगेंस्ट कितने एप्लीकेंट आए, एप्लीकेंट का क्या स्टेटस है, एप्लीकेंट ने फाइनल ऑफर को एक्सेप्ट किया है नहीं किया है, ये सारे इसमें आते हैं। फिर उसके बाद वर्क शेड्यूल करना, मतलब कि जो एम्प्लॉय है उसको किस स्लॉट में काम करवाना है, नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में काम करवाना है, इस तरीके की चीज़ें। फिर एब्सेंस रूल है, कितने दिन पे उसको लीव मिल सकता है, या कितने दिन वो गायब रहा तो उसका कितना सैलरी डिडक्शन होगा, ये सारी स्कीम डेवलप करना। फिर एम्प्लॉय सेटिंग होती है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना होता है कि एम्प्लॉय के कितने डिपेंडेंट है, कितने बेनिफिशरीज हैं, क्या उसका सैलरी ग्रुप है, क्या एज ग्रुप है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली उसके लिए एचआर कुछ हेल्थ प्लान बना सकता है। जैसे कि उसको योगा की क्लासेस दे दें, मान लो ओल्ड एज पर्सन है तो योगा की क्लास दे सकते हैं उसे, इस तरीके की चीज़ें। या आफ्टर 40 जो है सो फुल बॉडी चेकअप करवा ले, इस तरीके की चीज़ें। फिर एम्प्लॉय प्लान है, जैसे एम्प्लॉय को किस टाइप की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, किस टाइप के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उस हिसाब से एम्प्लॉय को और ज़्यादा स्किलफुल बनाना है, उसके लिए कुछ प्रोग्राम रखना है, उसके लिए कुछ बेनिफिट देना है, सो दैट ही रिमेन मोटिवेटेड फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद क्या पे स्ट्रक्चर उसके लिए रखना है, सो दैट वो यहाँ से छोड़ के कहीं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ना चला जाए। फिर इसके बाद आता है ये सैप एसडी मॉड्यूल। सैप एसडी मॉड्यूल भी उनके लिए बेटर है जो एमबीए कर चुके हैं, बट उनके लिए वो भी लोग कर सकते हैं जो कि फ्रेशर है, क्योंकि इसमें भी जो एक्टिविटी है ये डे टू डे एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे कि आप इस डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो डायग्राम से आप देख सकते हैं कि एक वेयर हाउस है, वहां से कुछ आइटम सेल करना है, वो कैसे सेल कर सकते हैं इंड यूजर को, या तो डायरेक्ट सेल कर दें, या फिर किसी एजेंट के थ्रू वो इंड यूजर को सप्लाई करे, या फिर उसी वो किसी सोशल मीडिया कम्युनिटी, ट्विटर, फेसबुक, उसके थ्रू कुछ सेल करे। तो ये सब चीज़ों को हैंडल करना ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के अंदर आता है। मेटेरियल को मैनेज करना, कौन सा मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स है या वो कॉस्मेटिक आइटम्स है, कब उसको प्रमोट करके उसको सेल किया जा सकता है, सेल ऑर्डर क्रिएशन करना, शेड्यूल लाइन कैटेगरीज करना, मतलब कौन सा आइटम कब सेल हो तो ज़्यादा बेटर है, प्राइसिंग कंडीशन टेक्निक डिसाइड करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी आइटम के साथ कोई आइटम अटैच कर दो तो वो बड़े इजीली बिकते हैं, जैसे कि आप जीन्स के साथ टॉप अटैच कर दो तो बड़े इजीली बिकते हैं। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन करना, उसका क्या प्राइस रखे ताकि मार्केट में वो कम्पिटिटिव रहे। फिर उसके बाद उस प्राइस को क्या रखना है, क्या डिस्काउंट उस पे देना है, सो दैट ये आइटम जल्दी से जल्दी इंड यूजर के पास चला जाए और कंपनी को पैसा वापस मिल जाए। फिर आते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे, ये सैप प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल है। जैसा कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि बहुत सारी मशीनें हैं जिसपे कि बंदा काम कर रहा है। अब प्रोडक्शन प्लानिंग में ये मटेरियल मास्टर एक बनाना होता है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया तो उसके लिए कौन कौन से आइटम्स की जरूरत होगी वो हम बिल ऑफ मटेरियल में बनाते हैं। फिर उसके बाद मास्टर प्लानिंग करना कि हाँ कौन सा रॉ मटेरियल किस मशीन पे दे, सो डेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ सके, उसको ऑप्टिमाइज करना।
फिर उसके बाद फोरकास्टिंग प्रोसेस है, किस आइटम की जरूरत कब पड़ सकती है। जैसे कि दिवाली है, उस टाइम पटाखे की जरूरत पड़ती है, तो उसकी फोरकास्टिंग पहले ही कर लेनी है और प्रोडक्शन प्लान पहले से कर लेना है, सो दैट दिवाली के टाइम में जितना भी डिमांड रहे उतने को कंपनी फुलफिल कर सके। फिर उसके बाद मेटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करना है कि हमने जो फोरकास्टिंग की है उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह हमारे पास है या नहीं है, इन चीज़ों को देखना। देन आफ्टर वी हैव मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, मतलब कि किस टाइम में किस मशीन पे बैठा है, सो दैट हमारा कम से कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो ये सारे मॉड्यूल्स है जो मैंने डिस्कस किया है। अब आप समझ चुके होंगे कोर्स कंटेंट को देखते हुए कि कौन सा मॉड्यूल आपके लिए बेटर होगा, और उस हिसाब से आप अपने लिए मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ क्वेरी यदि आपकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।